बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब। आज के प्रोग्राम में जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिछले कई रोज़ से जो है वो नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है उसकी बहुत हाइप क्रिएट है, तो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। केस है तो बहुत जुल्म, लेकिन उस जुल्म का अजाला हुआ या नहीं हुआ, आगे मुस्तकबिल में उस बच्ची जो अपनी जान से गई, पहले तो उसका जिनसी इस्तेहसाल होता रहा, फिर उसके बाद वो अपनी जान से गई, उसको मरने के बाद इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से आपके साथ प्रोग्राम में डिटेल डिस्कस करूंगा। ये वाक़या लाहौर मॉडल टाउन के इलाके का वाक़या है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी ब्लॉक मॉडल टाउन में। इस ब्लॉक का एक घर है, एक बंगला है, एक कोठी कह लें उसको। वहाँ पर एक घरेलू मुलाजमा जिसकी उम्र 18 साल 19 साल बताई जाती है, उसकी तरफ से एक एफआईआर जो है वो दर्ज कराई जाती है। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है बल्कि एक उस बच्ची ने अपना एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया, और उसके मुताबिक जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें वो इल्ज़ाम ये था कि एक 18 साल 19 साल की बच्ची है, नाम उसका आयशा है, फैसलाबाद का एक गांव है मकवाना, वहाँ की वो रिहायशी है, और वहाँ से वो यहाँ पर एक घर में आती है, मुलाजमा के तौर पर यहाँ पर रहती है, और एक घर है जी ब्लॉक का, वहाँ पर उसने रिहाइश इख्तियार की, वहाँ पर मुलाजमत करती थी। अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है वीडियो बयान में और एफआईआर में, वो इल्ज़ाम बड़ा ही संगीन नौइयत का बताया जाता है। अब वो इल्ज़ाम ये है कि उस घर में जहाँ पर वो मुलाजमत करती थी, वहाँ पर जो मालकन है उनका बेटा ऑन है और एक ड्राइवर है उनका हसन, वो दोनों उसको नवंबर 2025 से ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। दोनों इज्तिमाई ज़्यादती उसके साथ करते हैं, और ये अमल एक दफ़ा नहीं बार बार होता है। यानी कि हवा की बेटी जो है वो बार बार अपनी इज़्ज़त जो है वो उन दरिंदों के हाथों कह लें या उन लोगों के हाथों जिनके वो मुलाजमा थी, वो अपनी इज़्ज़त गंवाती है वहाँ पर। अब इसके बाद उसकी बच्ची की जब कोई ख़वातीन के मसाइल होते हैं, उसकी तबीयत में कुछ बिगाड़ आता है, तो वो जो घर की मालकन है वो उसके साथ ज़िक्र करती है, यानी कि जो घर का मालिक ऑन है उसकी वालदा से ज़िक्र करती है और उसको सारा मामला बयान करती है कि मेरे साथ ये कुछ जो है वो हो रहा है और होता आ रहा है, और पिछले कई महीने से ये सिलसिला चल रहा है। अब इसके बाद जो मामलात सामने आते हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि वो उस बच्ची को कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स के लिए, उसके टेस्ट के लिए वो कोशिश करते हैं, कुछ स्टिक्स ला के देते हैं और उस हवाले से वो चेक करते हैं। तो उसके बाद जो एफआईआर में इल्ज़ाम लगाया गया है उसके मुताबिक वो बच्ची जो है वो ये कह रही है कि मुझे वो ऑन की वालदा, उसकी खाला और कुछ दीगर नामालूम ख़वातीन हैं, वो जो है वो हमें उसको बच्ची को कोई गोलियां ला के देते रहीं कि शायद कोई जो वो हामला है, प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका हमल जो है वो ज़ाया हो जाए। वो गोलियों का असर हुआ या नहीं हुआ, इसके कुछ दिनों बाद बच्ची अपने घर चली जाती है, मकवाना गांव जहाँ की वो रिहायशी है, एक शादी की तकरीब में। वहाँ जाकर उसकी बच्ची की तबीयत खासी ख़राब हो जाती है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसके वालिदैन उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल जब लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि वो बच्ची जो है वो हामला है। उसके वालिदैन खासे परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती। बच्ची की वालदा जो है यहाँ पर जो उनकी मालका थी उसको कॉल करती है, कॉल करके सारा मामला बयान करती है। उसके बाद फिर वो उसकी मालका जो है वो कहती हैं इसको फ़ौरी तौर पर आप लाहौर लेकर आओ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराते हैं, चेक करवाते हैं, और बाकी मामला जो है वो भी हम बैठ के तय कर लेंगे। बहरहाल उसको बच्ची को यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पे लाहौर में एक इलाका है सिटी डाइवेंट का। सिटी डाइवेंट में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, सुहेल गालबन मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर वो उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका इलाज मालजा शुरू करवाते हैं। बल्कि वहाँ जाकर पता लगता है कि बच्ची के पेट में जो है वो 5 माह का जो है वो बच्चा है और वो मर चुका हुआ है। इसके बाद उसका वहाँ पर ऑपरेशन करवाया जाता है। जब ऑपरेट होता है वहाँ पर तो उसके बाद बच्ची को कहते हैं कि अब ये ठीक है, इसको आप ले जाएं। बच्ची को माल्टन लाया जाता है, कुछ दिन यहाँ रखा जाता है, उसके बाद फिर बच्ची दोबारा अपने गांव चली जाती है। इसके बाद
जब बच्ची की तबीयत कुछ दोबारा ख़राब होती है या कह लें कि उस बच्ची को या उसके घर वालों को कहीं से कोई टेक मिलती है, कहीं से उनको कोई उकसाता है, तो वो एक एफआईआर के लिए दरख्वास्त देते हैं और फिर वो बच्ची अपना एक वीडियो बयान जो है वो भी जारी करती है, जो सोशल मीडिया पर बहुत चला है बयान। अब उसके मुताबिक जो भी सारी बातें होती हैं उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर में इल्ज़ाम वो लगाया जाता है जो मैंने सारा आपको बयान किया। ये सारी कहानी उस एफआईआर में मौजूद है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, उसमें दफ़ा 375 ए इज्तिमाई ज़्यादती की दफ़ा है, 338 सी इसकात हमल की दफ़ा है, एक 506 की दफ़ा है धमकियां लगाना, एक 201 है और एक 214 यानी कि सबूत मिटाने की दफ़ा भी जो है वो इसमें शामिल है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है। अब मुल्ज़मान में हसन ड्राइवर गिरफ़्तार होने वालों में और दूसरा ऑन जो घर की मालका का बेटा है, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे तफ्तीश की जाती है, फिर उनको जुडिशल कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये सारा मामला तफ्तीश का चल रहा था। अब इसी दौरान बच्ची पर और उसके घर वालों पर प्रेशर डाला जाता है कि वो अपना बयान बदले। अब जो वाक़यात हैं उसके मुताबिक जब एफआईआर दर्ज करवाई गई है बच्ची की जानिब से, तो उनको पुलिस को तो ये चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को, कि फ़ौरी तौर पर बच्ची का 164 का बयान जो है वो करवाया जाए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करवाया। उन्होंने पूरा मौका दिया मुल्ज़म पार्टी को कि वो मुद्दई पार्टी के साथ मामला सेट करे या जो भी उनके मामलात आपस में हैं उनको सेटल डाउन करने के बाद फिर ही आगे केस की तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से फिर होता ऐसे है कि एक बच्ची को वालिदैन से कुछ मामला तय किए जाते हैं और एक बयान बच्ची का और रिकॉर्ड किया जाता है और वो बयान जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें बच्ची जो दूसरा अपना बयान दे रही है वो 164 का बयान दे रही है और वो कोई मजिस्ट्रेट साहब हैं गालबन, शायद वो उसका बयान ले रहे हैं, लेकिन वो कमरा अदालत में नहीं है, वो अदालत के बाहर बयान लिया गया है। उसमें वो पूछ रहे हैं बच्ची से बार बार कि तुम बताओ कि ये बयान जो तुम अपना 164 का करवा रही हो, ये किसी दबाव में तो नहीं करवा रही, किसी से डर खौफ तो नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, तुम्हें कोई लालच तो नहीं दिया गया। इस किस्म के सवालात उस पर किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो जज साहब से कहा जाता है कि जज साहब की तरफ से कहा जाता है कि मैं अब थोड़ी देर में दोबारा तुम्हारा बयान लूँगा, लेकिन तब तक तुम अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो कि तुम पर कोई प्रेशर नहीं है या किसी दबाव में आकर तो नहीं तुम ये बयान दे रही। उसने बच्ची ने कहा कि नहीं जी मैं बयान दे रही। अब वो दूसरा बयान जो है वो क्या आता है? वो दूसरा बयान ये आता है कि वो बच्ची जो है अब माँ सिवाय हसन ड्राइवर जो था उसके अलावा बाकी जितने भी एफआईआर में नामजद मुल्ज़म ऑन की वालदा, ऑन की खाला, एक कोई एहसन नामी शख्स है और 4-5 नामालूम ख़वातीन जो हैं वो उसमें बताई गई हैं। अब उन सब को क्लीन चिट दे दी जाती है और बच्ची की तरफ से ये बयान दिलवाया जाता है कि वो सब मेरे मुल्ज़म नहीं हैं, मेरे साथ जो ज़्यादती की थी वो सिर्फ हसन ड्राइवर ने की थी। ऑन उसमें बेगुनाह है। ऑन या उसके घर वालों के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दिलवाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए हसन ने ही मुझे कहा था। और दूसरा जो उसका ट्रीटमेंट था, उसकी गोलियाँ शोलियाँ जो थी उसको खाने के लिए दी जाती थी इसकाते हमल के लिए, वो भी हसन ने ही ला कर दी थी। ये बच्ची का एक 164 का बयान दूसरा जो है वो सामने आता है। अब इस बयान के बाद बाकी एफआईआर के मुल्ज़म हसन को छोड़कर जितने भी हैं उन सब को क्लीन चिट दे जाती है। ऑन की गालबन ज़मानत भी हो जाती है, वो भी बाहर आ जाता है। अब होता यह है कि चंद रोज़ पहले बच्ची की हालत होती है ख़राब। उसकी जब हालत ख़राब होती है उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है इलाज मुआलजे के लिए। वहाँ से उसके गांव से उसको लाहौर लाया जाता है। लाहौर का इलाका जेल रोड पर सर्विस अस्पताल में उसको दाखिल कराया जाता है, जहाँ पर उसकी बच्ची की 2 दिन बाद जो है वो डेथ हो जाती है। अब बच्ची की 2 दिन बाद जब मौत वाक़या हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक केस जो ऑलरेडी सेटल कर चुके हुए थे, एक हसन ड्राइवर के खाते में सारा गुनाह पड़ चुका हुआ था और जो मालकान तबका था उनकी जान छूट चुकी थी उसमें से। अब इसमें 302 की दफ़ा जो है वो इजाद की गई। पुलिस को मजबूरी में ये 302 की दफ़ा लगानी पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक यही केस पिछले दिनों नज़र आ रहा था। अब 302 की दफ़ा जब लगी है
तो उस 302 की दफ़ा क्योंकि FIR पुरानी है, दफ़ा नहीं है, उसमें अब जो साबका मुल्ज़मान हैं जिनको क्लीन चिट दी गई है वो उसमें दोबारा गिरफ़्तार, कानूनी नुक्ता नज़र से गिरफ़्तार करना पुलिस के ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो पता लगा है वो ये कहते हैं कि पुलिस ने जो है इनको नोटिस करवाए हैं इस हवाले से, जो साबका मुल्ज़मान है, और इस केस की तफ्तीश जो है अब वो असर-ए-नौ दोबारा की जाएगी, उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से मेरे ख़्याल में यही बनता है कि वो इसमें गिरफ़्तार होते हैं जो साबका मुल्ज़मान हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। और दूसरा आपको ये बताऊँ कि इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर तो जो मालकान हैं वो बेगुनाह हैं, जो लोग दूसरे उसके वालदा खाला जिनको FIR में उन्होंने नामज़द किया है वो बेगुनाह है, तो उनको किस वजह से इसमें नामज़द किया गया? आया कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि बच्ची के घर वालों को जो कोई टेक दी गई, उनको उकसाया गया, उनको लालच दी गई कि अगर उनको FIR में रखोगे तो तुम्हारी कोई माली फ़ायदा भी तुम्हें होगा। अगर माली फ़ायदे की खातिर उनको नामज़द किया गया, और बाद में फिर उनके नाम जो निकलवाए गए वो किस शर्त पे निकलवाए गए, किस वजह से निकलवाए गए, उनको बच्ची का 164 का बयान दिलवाने की वजह क्या बनी और क्या माली फ़वाइद लिए गए, ये भी देखने वाली बातें हैं। ये कि उनका नाम डाला क्यों गया और बाद में निकाला क्यों गया, असल तफ्तीश तलब ये चीज़ें हैं। अब इस सिलसिले में कोशिश की जाती है कि पुलिस अफसरान से, इन्वेस्टिगेशन पुलिस से उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन क्योंकि अब मामला जो है ना वो उस तरह से नहीं है हमारे इंसाफ के, कानून के, तो वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देने के लिए तैयार नहीं है, बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते कि जी इस केस का स्टेटस क्या है, इसमें हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे या वो करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश तलब है, पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ इस हवाले से आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं, कुछ पुलिस ज़राए हैं, उनकी तरफ से जो बात आई है, उनका ये कहना है कि जब बच्ची का दूसरा बयान दिलवाया गया है 164 का, जिसकी वजह से क्लीन चिट मुल्ज़मान को दी गई, उसके लिए कोई 12-13 लाख रुपया शायद बच्ची के वालिदैन को दिया गया है इस केस की सेटलमेंट के लिए। ठीक है, अब इस केस की सेटलमेंट जो है वो पैसे लेकर की गई है या अज़राह खुदा वास्ते हकीकत या सच्चाई का साथ दिया गया है, ये सारी चीज़ें तफ्तीश में आनी चाहिए। पुलिस ने कहाँ मुल्ज़मान को फेवर दी, पुलिस ने मुल्ज़मान को किस तरह से इस केस में चलाया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश तलब भी हैं और ये सारी चीज़ें सामने भी आनी चाहिए। एक बच्ची जो है वो तो अपनी जान से गई, उसकी जान चली गई। अब ऐसे मामलात में होता ये है कि देखें, घरेलू मुलाजमें होती हैं, बच्ची हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ इस किस्म के मामलात किए जाते हैं। बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं। जब ये मामलात किए जाते हैं तो उसके बाद फिर जब उनको पता लगता है कि अब डर खौफ वाली बात कोई नहीं है, उनकी पहली अटैम्प्ट जो थी वो कामयाब हो गई। निचले तबके से, छोटे तबके से, गरीब घरानों की बच्चियां होती हैं, कुछ डराया धमकाया जाता है उनको, फिर लालच दी जाती है उनको, तो उसकी वजह से वो बच्चियां जो हैं फिर वो अपनी ज़बान बंद रखती हैं। और ख़राबी तब होती है जब उनकी कोई डिमांड पूरी ना की जाए या उनको कोई मामले में ख़राबी हो, जैसे ये तबीयत ख़राब हो गई, वो हामला हो गई बच्ची, फिर उसके बाद ख़राबी की तरफ जो है वो जाया जाता है और वो ख़राबी वाले मामलात सामने आते हैं। अब ये केस इसके हवाले से बड़ा पुलिस के लिए, देखें, ये जहाँ कहीं किसी के मौत का, किसी की जान का मामला आ जाए तो वहाँ पर फिर कोई फ़ीस लेना या किसी को फेवर देना, ये सारी चीज़ें पीछे होनी चाहिए। लेकिन अब हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि बस हमें अब माली फ़वाइद कहाँ से मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, वो बिल्कुल ही इस चीज़ से कतई नज़र के ये माली फ़वाइद जो हम ले रहे हैं, ये माली फ़वाइद हम किस चीज़ के इवज़ ले रहे हैं, वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। चाहे वो किसी की जान है, चाहे वो मंशियात के पैसे हैं, वो जुए के पैसे हैं, कोई ब्रॉथल हाउसेस के पैसे हैं, इन चीज़ों के मुतल्लक जो है वो सोचा ही नहीं जाता। एक तबका महकमा पुलिस में है ऐसा जो इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करता। वो कहता है हमारे पास सिर्फ पैसे आने चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई भी मामला तो हम उसको फेवर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये एक बच्ची की जान का मामला है, उसकी जान जा चुकी हुई है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। दियत जो है वो कानून के मुताबिक जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है, वो देनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन दियत जो कानून के मुताबिक बनती है वो देनी चाहिए उनको।
उनके साथ अगर ज़्यादती हुई है, उसके माँ बाप माफ़ करना चाहते हैं उनको और उनसे दियत लेना चाहते हैं तो लेना चाहिए। लेकिन बाकी दफ़ात जो उसमें शामिल हैं उनकी सज़ा अपनी जगह पर स्टैंड करती है। उसके मुतल्लक जो है वो भी केस चलना चाहिए। उसके मुतल्लक अगर वाकई में मुल्ज़मान बेगुनाह हैं तो उनको मेरिट पर बेगुनाह ही करना चाहिए। जानबूझकर या अपने ज़ाती मफादात की खातिर उनको इसमें नहीं उलझाना चाहिए, इसमें नहीं फंसाना चाहिए, उनको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से देखते हैं कि आगे इस केस का क्या बनता है, और इसी केस के हवाले से हमारे साथ बात करेंगे अब आफ्ताब बाजवा, एडवोकेट सीनियर कानूनदान है, उनसे इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे और पूछेंगे कि इस केस के कानूनी पहलू क्या हैं और मुस्तकबिल में इस केस का जो है वो क्या फ़ैसला आ सकता है। माल्टन में एक बच्ची जिसके साथ घर में एक ड्राइवर और मालकन जो है घर की, उसके बेटे ने इज्तिमाई ज़्यादती की, फिर वो बच्ची जो है उसको हामला हो जाती है, उसका ऑपरेशन करवाया जाता है, उसके जिस्म में इन्फेक्शन होता है, फिर लाहौर सर्विस अस्पताल में उसकी डेथ हो जाती है। ये मामला पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसी पर बात कर रहे थे हम, और इस पर हमने बात करने के लिए आज हम आए हैं। आफ्ताब बाजवा साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं, फौजदारी मुकदमात के मुतल्लिक़ अगर कहा जाए तो बेताज बादशाह हैं ये उसके, और फौजदारी मुकदमात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इस एफआईआर के हवाले से जो कानूनी पहलू हैं, कानूनी सुकम है इसमें, क्योंकि पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इज्तिमाई ज़्यादती, कोई सबूत मिटाने, इसकात हमल, ऑपरेशन, जो भी कुछ 4-5 दफ़ात उसमें लगाई गई हैं। अब उसके बाद 302 की दफ़ा भी उसमें इजाद की गई है। तो इस हवाले से हम इसकी कानूनी हैसियत क्या है, मुल्ज़मान उसमें से जो कोई फारिग कर दिए गए हैं, जिनको खुद रिहा कर दिया गया है वो, और एक ड्राइवर के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया गया, इस पर बात करने के लिए हम बाजवा साहब के पास आए हैं और उनसे डिटेल में इसमें पूछते हैं कि बाजवा साहब इसमें हमारी ज़रा कानूनी रहनुमाई करें और लोगों को बताएं कि ये मामला है क्या और आगे चल के इसका मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बाजवा साहब, सारा केस आपके सामने है, इंफॉर्मेशन आपके पास सारी है, आपने स्टडी भी की है केस की, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें भी गाइड करें, हमारे नाजरीन को भी गाइड करें कि ये इस केस का मुस्तकबिल है क्या। आया कि वो जो असल मुल्ज़मान हैं जिनको अपना लड़की ने अपना 164 के बयान देने के बाद उनको छोड़ भी दिया गया और ड्राइवर पे सारा मुद्दा डाल दिया, अब क्या बनेगा इस केस का? देखिए, सबसे पहले मिर्ज़ा साहब, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो इस केस की जो कहानी है, जो वाक़यात हैं जो मुझे बताए हैं, उसके मुताबिक देखें, जब वो मुकदमा दर्ज हुआ था 375A, ये एंटी रेप एक्ट का में आता है। ठीक है। ये नया कानून हमारा 2022 में बना है, एंटी रेप एक्ट, ये उसमें आता है। उसमें भी सज़ाए उम्र कैद और सज़ाए मौत है। जब ये मुकदमा दर्ज हो गया था और उसके बाद इसकात हमल की दफ़ा भी लगी 338C और दूसरी दफ़ात भी लगी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में फ़ौरन जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उस बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना एंटी रेप एक्ट के तहत ज़रूरी था 164 के बयान के लिए, जो पुलिस ने नहीं किया। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, बदनीयती है, क्या है? ये पुलिस की जो मिली भगत है मुल्ज़मान से। इसमें सेक्शन देखें, हमारा पुलिस आर्डर 2002 जो है, उसमें जो एक दफ़ा है जिसके तहत पुलिस को 3 साल तक सज़ा हो सकती है इसी नेग्लिजेंस की बुनियाद पर। तो लिहाजा ये इस तरह की पुलिस, अगर पुलिस को इस तरह सज़ाएं देते गए तो फिर ये हो सकता है कि पुलिस का महकमा भी ठीक हो जाए। लिहाजा ये जुर्म पुलिस पे भी बनता है। इस मुकदमे में इसका इतलाक़ भी आने वाले वक्तों में होगा। दूसरा, अगर उस वक्त उसका 164 का बयान हो जाता तो आज जो हालात जो मनूवर किए गए हैं, जो बाद में फिर कहते हैं कि 164 का बच्ची का बयान हुआ, उस बच्ची को इसकात हमल पहले बुलवा के किया गया, फिर उसके वालिदैन को जो है वो मनूवर किया गया, उनको साथ कुछ बारगेन की गई। मैं समझता हूँ कि अगर डेथ हो जाए तो बारगेन एक अलहदा बात है, वो तो क़िसास नदियत में आ जाता है, लेकिन बच्ची की डेथ से पहले जो है बारगेन, उसमें मैं समझता हूँ उसके वालिदैन की भी, देखो वो जो दफ़ा है 338C इसकात हमल, इसमें वो भी बराबर के शरीक हैं। तो इन हालात में उनको फ़ौरन पुलिस को इतला देनी चाहिए थी कि हमारी बच्ची के साथ ये ज़्यादती हो गई है, लिहाजा कार्रवाई की जाए, जो उन्होंने नहीं की। या हो सकता है वो गरीब आदमी हैं, उनको प्रेशर में लाकर ना करवाई गई हो, लालच दी गई हो, और जो वो
ज्यादती करने वाले लोग हैं उन पे भी इसका जो है मुकदमा जैसे 506 दफ़ा लगी हुई है, उसके तहत इनको गिरफ्तार होना ज़रूरी था। तो लिहाजा अब उसके बाद जो हालात को या वाक़यात को ट्विस्ट करने के लिए दोबारा कहते हैं कि अस्पताल के अंदर मजिस्ट्रेट ने आके 164 का बयान लिखा। कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट को अख्तियार नहीं है अपनी अदालत से बाहर निकलने का। अगर उसे बाहर जाना है बयान लिखने के लिए तो उसने सेशन जज साहब की इजाज़त लेनी होती है। सेशन जज साहब की इजाज़त के बगैर वो बयान नहीं लिख सकता। दूसरा, 164 का बयान जब होता है, इवन अदालत के अंदर ना तो जज साहब का रीडर और स्टेनो तक और उनका जो गन मैन होता है वो भी अदालत के अंदर मौजूद नहीं होता, सबको निकाल देते हैं बाहर, फिर वो मजिस्ट्रेट साहब बयान लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस बयान की जो मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा है इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं लिखा गया। लिहाजा इन हालात में अब दफ़ा 302 का इजाफा कर दिया गया है। तो मुझे आप जो वाक़यात आपने बताए हैं, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि सासन दैयत में उस बच्ची के वालिदैन जो है उनको अख्तियार है माफ़ करने का। हो सकता है जहाँ उन्होंने रकम दी है 10-15 लाख, कुछ और 10-15 लाख दे के उसको उनके वालिदैन को वो ख़रीद लें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ बच्ची को इंसाफ मिलनी चाहिए जो मर गई है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ ज़्यादती करने वाले लोग हैं। अब अगर किसी का अमीर आदमी का बेटा अगर किसी नुकरानी के साथ ज़्यादती करता है तो मैं समझता हूँ वो बराबर जुर्म का शरीक है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इन ऐसे ही हालात रहे तो आम देखें, मेरे घर में भी मुलाजमा है, मेरे बच्चे भी जवान हैं, लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं है उनको आवाज़ भी दे ले। ऐसे हालात हमें घरों में बनाने पड़ेंगे, अपने बच्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमेशा जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं और इस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, हम जिसे 5th जनरेशन कहते हैं, तो उसमें हम अपने बच्चों को आवारा ना करें। इन हालात में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस केस को मिर्ज़ा साहब आप लाएँ मुद्दइयों को, मैं लड़ूँगा और बगैर फीस के लड़ूँगा। भाई साहब, इसने बच्ची ने ना एक वीडियो बयान अपना जारी किया था। ये जब इसका ऑपरेशन करवाया गया उसके बाद इसकी हालत ख़राब हुई, एक इसने वीडियो बयान अपना रिकॉर्ड किया और वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। अब वो बयान जो था वो मनोन जो FIR पहले दर्ज हुई थी ना, 375A की, 338C की, 201 की, 114 की और 506 की जो दफ़ात उसमें लगी हैं। अब उसमें जो नामजद किया गया था उस बच्ची की तरफ से, एक तो वो ड्राइवर हसन उनका, एक मालकन जो है उनका बेटा है ऑन अली, एक मालकन है, मालकन की एक बहन है, एक उनका कोई भाई है और कुछ 4-5 नामालूम खवातीन थी। अच्छा, एक तो ये बयान बहुत वायरल हो गया, उसके बाद ये FIR भी दर्ज हो गई। अब उसके बाद जब दोबारा FIR के बाद लड़की का 164 का बयान जो दोबारा करवाया पुलिस की जानिब से, उसने इन तमाम मुल्ज़मान को, माँ सिवाय उस ड्राइवर के, हसन ड्राइवर है, उसके अलावा बाकी सबको उसने क्लीन चिट दे दी उसमें। तो इसकी वैल्यू कोई है इस बयान की कि जिस बेस पे उनको मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया या उनको उसमें बेगुनाह लिख दिया गया, FIR से उनका नाम खारिज कर दिया गया? मिर्ज़ा साहब देखे, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये मॉडर्न डिवाइसेस आपकी फिल्में या रिकॉर्डिंग जो भी आप बनाते हैं, ये तो झूठ नहीं बोलते। इस पे हमारी एक दफ़ा है 164 कानून शहादत, वो ये कहती है मॉडर्न डिवाइसेस एविडेंस जो है वो एज इट इज़ तस्लीम की जाएंगी। इस एविडेंस जो उसने जो रिकॉर्ड कराई थी, वो जो है जिसने रिकॉर्ड की उसका पेश होना ज़रूरी है। अगर वो पेश हो जाता है कि जी मैंने इस बच्ची का आज़ाद माहौल में बयान रिकॉर्ड किया था, तो इन हालात में मैं समझता हूँ फिर मालकन, उसका बेटा और जो जितने भी मुल्ज़मों के उन्होंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे सज़ा होगी उनको इसी बयान की रोशनी में। फिर वो 164 के बयान की कोई अहमियत नहीं रहती, इसलिए क्योंकि वो बच्ची जब खुद शरेआम एक वीडियो पैगाम दे रही है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो मजिस्ट्रेट के पास तो वो एक अस्पताल में बंद है, उस पर हो सकता है कितना प्रेशर हो पहले से ही। तो इन हालात में मजिस्ट्रेट के बयान की अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाती है जब ये मॉडर्न डिवाइसेस आप जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, इस रिकॉर्ड की रोशनी, बयान की रोशनी में इन लोगों को सज़ाए मौत भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जब 302 की दफ़ा ईजाद की गई है, जो पहली FIR में दफ़ात थी उसमें से तो वो मुल्ज़मान को क्लीन चिट मिल गई। अब बच्ची की डेथ के बाद उसमें 302 की दफ़ा जो लगी है, एक उसके हवाले से बताइएगा, उसमें जो साबका मुल्ज़मान हैं जिनको क्लीन चिट मिली उनका क्या स्टेटस है,
وہ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, ان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ کے سے میں رہنمائی چاہوں گا کہ وہ 5 ماہ کا بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا, جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپریشن کے دوران ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے, اس بھی کوئی دفعہ اس میں نہیں لگی. آیا کہ وہ بھی کوئی قتل کے زمرے میں آتا ہے یا کوئی 322 کی دفعہ لگتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی کیونکہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا, وہ پیٹ کے اندر تھا, 5 ماہ کا تھا, 338C جو لگا ہے اسقاط حمل کا, یہی دفعہ ہے اس کی, اسی کے تحت ان کو سزا ہوگی. اور بہت بڑی سزا ہے, اس میں 14 سال سزا ہے, چھوٹی سزا نہیں ہے. تو وہ بھی اس میں جو ہسپتال والے ہیں وہ بھی اس میں ملزم ہوں گے جنہوں نے یہ اسقاط حمل کیا ہے. اور نابالغ بچی کا اسقاط حمل اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں مجسٹریٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے. عدالت کا ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے. نابالغ نہیں ہے, 18-19 سال اس بچی کی عمر بتاتے ہیں, 18 سال 19 سال. اگر بالغ ہے تب بھی اس کا بیان جو ہے, اس کا جو بھی ہے لینا ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے, اب جیسے آپ نے بتایا 302 لگ گئی ہے, یہاں پہ یہ قانونی ایک پیچیدگی ضرور آئے گی تھوڑی سی, کیونکہ میں وہ جو تفتیشی افسر ہے اس کو ہدایت کروں گا کہ وہ جائے مجسٹریٹ کے پاس, ان ملزمان کا نام لکھے اور اس میں لکھے باقاعدہ کہ انہوں نے فلاں تاریخ کو سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت کروائی, باقی دفعات میں 302 میں نہیں ہوئی تھی, اب ہمیں 302 میں یہ ریکوائرڈ ہے, ہمیں گرفتاری ان کی مطلوب ہے. تو وہ مجسٹریٹ سے ایک آرڈر فوراً مل جاتا ہے, وہ آرڈر لے کے ان کو گرفتار کرے. یہ کہ ملزمان کو اتنی اپرچونیٹی نہ دے کہ دوبارہ وہ سیشن کورٹ چلے جائیں. اگر وہ جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ وہی حالات ہوں گے, اس کے والدین کو خرید لیں گے اور پھر وہ بچی کا جو ہے قتل وہ ضائع ہو جائے گا. اس میں بچی کے جو والدین ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے, ایک بچی کی جان گئی ہے. ایسے معاملات میں دیکھیں بھائی صاحب, بہت سارے کیسز ہماری نظر سے بھی گزرتے ہیں, آپ نے بھی اپنا دیکھے ہیں کیسز, کہ گھریلو ملازمین ہیں یا نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے, وہ ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ امیر زادے وہ زبردستی اسٹارٹ میں تو کرتے ہیں, لیکن بعد میں وہ ان کو لالچ دے کے یا ان کو اپنے جال میں پھنسا کے وہ مستقل طور پہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ آئے روز کیس چلتے رہتے ہیں اس میں. تو ان کی روک تھام کے لیے, ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کے لیے جو اپنی بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں بھجواتے ہیں, جوان بچیوں کو, تو ان کی عزتیں کس طرح سے محفوظ رہیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مائنرز یا جو ہیں ان کی لیبر پہ پابندی ہے, قانون ہے اس پہ باقاعدہ. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں اس کی عمر 18-19 سال تھی. 18 سال ہمارے ہاں 18 سال جو ہے فیمیل جو ہے وہ بالغ تصور ہوتی ہے, اور 16 سال جو میل ہے وہ تصور ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو فیمیل نوجوان بچیوں کو ملازم مختلف گھروں میں رکھا جاتا ہے, وہ والدین مجبور ہوتے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں, جس طرح اس کی ذمہ دار حکومت ہے. حکومت ان کو اخراجات برداشت کرنے چاہیے تاکہ ان بچیوں کی عزت محفوظ ہو. بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, اینڈ جو متاثرین ہوتے ہیں, متاثرہ فریق ہوتا ہے, وہ آپ والی بات کہ وہ متوسط طبقے سے اور غربت کے مارے ہوتے ہیں, وہ پیسے لے کر ان معاملات میں صلح کر لیتے ہیں. ابھی ایک مرزا صاحب میں تھوڑی سی گزارش کروں گا, اس وقت راج الوقت دیت جو ہے وہ تقریباً 75 لاکھ کے قریب ہے. یہ بات اگر آپ والدین کو اس کو بتا دیں کہ بچی کی اگر آپ نے صلح کرنی ہے تو یہ 15-20 لاکھ لے کے نہ کریں. اگر لینے ہیں تو پوری دیکھو, قرآن و سنت میں ہے دیت کا حق دیا گیا ہے جو ہے اس کے ورثہ کو. اس کے ورثہ اس کے والد اور والدہ ہیں. اس کے والد اور والدہ اگر اسے معاف کرنا چاہیں تو 75 لاکھ روپیہ لے کے تو معاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ہے 302 کی, 338C کی سزا وہیں کی وہیں رہے گی, وہ کیس اپنی جگہ چلے گا. اس میں دیت کوئی نہیں ہے, اس میں دیت نہیں ہے, اس میں یہ سارے ہی ملزم ہیں. بھائی صاحب آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ماہ پہلے ایک کیس ہوا تھا بھاٹی گیٹ میں, داتا دربار کے سامنے. ایک خاتون اپنی بچی سمیت ایک اس میں مین ہول میں گر گئی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے خاوند پر الزام لگایا پولیس نے.
اس کو ٹارچر کیا ایس پی کی موجودگی میں, ڈی ایس پی کی موجودگی میں, لیکن اس میں صرف ایک ایس ایچ او کو معطل کیا گیا تھا, کسی کے خلاف اور کارروائی نہیں ہوئی. ایف آئی آر درج ہوئی تھی جو ٹھیکیدار تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی کچھ نچلے طبقے سے تعلق تھا ان کا, لیکن اس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بڑا اس کا نوٹس لیا تھا اس کیس کا, اور بلکہ وہ کہیں آؤٹ آف سٹی تھیں, کہیں کسی دورے پر تھیں, وہاں سے جب وہ واپس آتی ہیں تو ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے اس حوالے سے میٹنگ ساری بلا لی تھی, اور بڑا سخت انہوں نے سٹانس لیا تھا. ان کا تھا کہ ان ملزموں کو چھوڑیں گے نہیں, جو بھی چاہے وہ سرکاری افسر جتنا ہی بڑے سے بڑا ہو. لیکن اس کیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن گزرتے ہیں, وہ جا کے کو دباؤ ڈالتے ہیں, ان کو پیسے ویسے دیتے ہیں, ان سے صلح کر لیتے ہیں. تو یہ تو ریت ایک چلی آ رہی ہے. یہ کب ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں انصاف کا نظام قائم ہوگا کہ یہ جو طاقتور ہیں, یہ جو اپنے پیسے کے بل بوتے پر اتراتے ہیں, اپنی طاقت شو کرتے ہیں, لوگوں کو دباتے ہیں اور پیسے دے کے جس کا مرضی جو مرضی استحصال کر لیں, یہ کب تک چلے گا معاملہ؟ مرزا صاحب, نہایت افسوس کے ساتھ میں معافی چاہوں گا, قانون کا طالب علم ہوں. پہلے ہمیں انصاف کی توقع ہوتی تھی, لیکن جب سے یہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل اور ہراساں کرنا شروع کیا گیا ہے کہ ان کے ٹرانسفر ایک صوبے سے دوسرے صوبے, ان کو پٹواری بنا دیا گیا ہے کہ جہاں چاہے ان کا ٹرانسفر کر دیں ہم. اس میں کبھی بھی بادشاہ کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتے جو جج کے پاس ہوتے ہیں. قرآن و سنت کے بالکل منافی قوانین بنے ہیں اسمبلی کے اندر, اور یہ جب تک ججز کو آزاد نہیں رکھیں گے تب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. دیکھیں نا, ابھی ایک کیس میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں, شاید آپ کے علم میں ڈیفینس فیز 9 میں ایک مرڈر ہوا تھا نوجوان احمد جاوید کا, ٹھیک ہے. وہ اپنا جو ملزم پارٹی تھی, وہ ان کے کوئی ریلیٹیو, قریبی ریلیٹیو, وہ حکومتی وانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اب وہ اس نے پہلے بیل کرائی, بیل کرا کے پھر وہ اریسٹ ہو گیا. ہائی کورٹ سے بھی بیل ہوئی, وہاں سے بیل انہوں نے واپس لے لی, اریسٹ ہو گیا. 1 سے 1.5 مہینے میں اس کی بیل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے. اب 2 انویسٹیگیشنز میں اس کو گنہگار بھی لکھا گیا. پھر اس کے بعد موقع پہ موجودگی, اسلحہ اس کے پاس, فائرنگ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے, اس کے گارڈز ہیں. تو وہاں سے اتنی جلدی, اب وہ خاندان جو ہے, جو مقتول خاندان ہے احمد جاوید کا, اب ان کے لیے تو یہ اس سے بڑا صدمہ ہے نا. تو اب یہ وہ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں, انہوں نے اس کی بیل لی, اور کن گراؤنڈز پر لی؟ جو گراؤنڈز ملزم پارٹی کی طرف سے بیان کی گئی, وکیل کی طرف سے, ان گراؤنڈز پر بیل لے لی گئی, اور جو مدعی پارٹی کے وکیل ہیں ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا. تو یہ اس حوالے سے کس طرح ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا انصاف کا نظام کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے, قانون تو واضح ہے. مقدمہ درج ہونے کے 15 دن کے اندر چلان عدالت میں آنا چاہیے. جب چلان آ جاتا ہے تو 7 دن میں کاپیاں تقسیم ہو کے شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں, تو 15 دن میں فیصلہ عدالت کر دیتی ہے. لیکن یہاں ہمارے ملک میں تو 2 سال تک چلان ہی نہیں آتا. پولیس کی ملی بھگت ہوتی ہے, نہ وہ محنت کرتی ہے, حالانکہ ان کا انویسٹیگیشن سیل علیحدہ بنا دیا گیا ہے, لیکن وہ بھی کام نہیں کرتا. نہ چلان سبمٹ کرتا ہے ٹائم پہ, جس کی وجہ سے ملزمان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ملزمان شریعام پھرتے ہیں, پھر مدعی بھی شہادت دینے کے لیے نہیں آتے, ڈرتے خوف کے مارے کہ یہ تو پہلے بندے مار کے باہر پھر رہا ہے, ہمیں بھی مار دے گا. قانون تو ہے, عمل درآمد نہیں. وہ اس کی عمل درآمد کی ذمہ داری حکومت کی ہے, جو حکومت نہیں کروا رہی. حکومت کو اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں ہے, لوٹ مار میں لگی ہوئی ہے, غریب آدمی کا جینا حرام کیا ہوا ہے, ٹیکسوں کی طرف ان کی توجہ ہے, غریبوں کے جو حقوق ہیں ان کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں. تو لہٰذا جب تک حکومت اس پہ, دیکھیں کچھ بھی ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا دی تھی. ایک عورت نے شکایت کی تھی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. اس کو جب 70 کوڑے لگ گئے تھے, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جھولی میں اس کا سر رکھ کے باقی کوڑے بھروائے تھے. 100 کوڑے پورے کروائے تھے. بالکل, جس معاشرے میں انصاف کا نظام جو ہے وہ ہوگا تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا, اور وہاں پر لوگ خوشحال بھی ہوں گے, اور اس قسم کی زیادتیاں, ظلم جو ہیں وہ لوگ نہیں کریں گے. اس حوالے سے ہم نے آفتاب باجوہ صاحب سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی, اور انہوں نے جو ہمارا اصل موضوع ہے مالٹن بچی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, اس حوالے سے انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں اور قانونی پہلو جو ہے ان سے آگاہ کیا. باجوہ صاحب نے بلکہ جو مدعی فریق ہے, جو بچی کے والدین ہیں, ان کو انہوں نے اس چیز کی آفر بھی دی ہے,
अगर वो चाहेंगे तो वो इनका केस जो है वो बिला मुआवजा जो है वो पुलिट करेंगे, लड़ेंगे, और उनको अगर दियत की रकम जो एक्चुअल कानून के मुताबिक बनती है वो भी उनको दिलवाएंगे। वो इस वाले से अगर वो उनसे रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल आफ्ताब बाजवा साहब से रब्ता भी कर सकते हैं अपने केस के वाले से। अब मज़ीद और दोस्त से भी बात करते हैं इस केस के वाले से कि वो उनकी क्या राय है इस बारे में। जी, हम बात कर रहे थे माल्टन लाहौर में एक घरेलू मुलाजमा, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती, फिर उसका हमला होना, फिर उसकी तरफ से FIR दर्ज करवानी, और फिर उसके बाद उसके 164 के बयान जो हैं वो कुछ मुलजमान को उसमें क्लीन चिट दी गई, फिर मुलाजमा की जो है वो डेथ हो जाती है, उसमें 302 की दफ़ा जो है वो भी ऐड हो जाती है। इस वाले से हमने बात करने के लिए आज ज़हमत दी है। आज़म चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम बीट के हवाले से उनका बड़ा वसी तजुर्बा है, तो इस पर उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले को, इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं। जिन मुलजमान को क्लीन चिट दी गई है 375A और जो दीगर दफ़ात इसकाते हमल की और सबूत मिटाने की धमकियों की जो FIR थी उसका स्टेटस क्या है, और अब जो 302 में दफ़ा ऐड की गई है उसमें मुलजमान का स्टेटस क्या होगा, और इस FIR का मुस्तकबिल क्या होगा, और जो एक दफ़ा 164 का बयान दिया गया है वो किस दबाव में दिया गया है, किसी लालच में दिया गया, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चौधरी साहब, ये सारा वाक़या आपके इल्म में है और आपने खासी स्टडी भी इस वाक़े पे की हुई है, इस पे केस पे, तो इसके मतलब ज़रा बताइएगा कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, और जो 302 की दफ़ा लगी है उसमें मुलजमान का क्या स्टेटस है, वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, या ये भी बाकी केसेस की तरह जो है वो अपना रद्दी की टोकरी में जाएगा केस? शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, एक जुमले में अगर इसको मैं सम अप करूं, ताकत और पैसे के सामने ये कानून के सरेंडर की एक बदतरीन एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर यही कोई मुलजम गरीब होता तो उसके नेफे पे पिस्तौल चल चुका होना था, CCD हरकत में आ चुकी होनी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुलजम एक मुतवल घराने से कोई बासर शख्सियत और पैसे की उनके पास कमी नहीं है। आप देखें कि एक बच्ची जो घरेलू मुलाजमा फैसलाबाद से तल्लक रखती है, आयशा, उस घर के अंदर काम करती है, और ये जो मुलजम है ये शादीशुदा है और ये DH में रहता है, इसका अलहदा घर है, और वहाँ पे अपनी बीवी के साथ नाराजगी की वजह से अपने वालिदैन के घर माल्टाउन आता है। और घरेलू मुलाजमा जो उनका ड्राइवर था उस घर के अंदर, क्या हसन है गालबन उसका नाम, उसके साथ उस घरेलू मुलाजमा की ऑलरेडी कोई दोस्ती चल रही थी, उसके साथ मिलके ये दोनों उस मुलाजमा को कायदा गैंगरेप का निशाना बनाते रहते हैं। उसमें उसकी कंसेंट थी नहीं थी वो एक अलग इशू है, सेपरेट इशू है, क्योंकि ये जुर्म इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर जाके आपको देखना पड़ेगा। वो लड़की हामला होती है, हामला होने के बाद उसकी पूरी फैमिली पूरी फैमिली जुर्म के अंदर शामिल होती है। ऑन की वालदा उस लड़की को माने हमल को गोलियां देती है, और वो गोलियां खिलाने का मतलब यह है कि उसकी वालदा उस जुर्म के अंदर प्रॉपर, उसकी वालदा, उसकी खाला, उनका भाई और 3-4 को नामालूम खवातीन सब उसमें पूरी फैमिली उसमें शामिल है। और वो बच्ची अपने वालिदैन के घर जाती है फैसलाबाद, वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब होती है, वहाँ से उसके वालिदैन यहाँ पे रब्ता करते हैं, बहरहाल यहाँ लाया जाता है बच्ची को दोबारा। यहाँ पे बच्ची का रायबंड के इलाके में वहाँ पे अबॉर्शन करवाया जाता है, और उस अबॉर्शन के टाइम पे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर 5 माह का बच्चा वो मुर्दा हालत में मौजूद था। उसके बाद फिर ऑपरेट करवाया जाता है। देखिए ये कितनी संगीन किस्म की स्टोरी है कि जिसके अंदर आप देखें कि रहम की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक उल्टी गंगा बह रही है। उसके बाद वो बच्ची से उसके वालिदैन को मैनेज किया जाता है, बच्ची पे दबाव डाला जाता है जो हस्बे मामूल हमारे इस मुआशरे का एक अलमिया है। उस बच्ची से उसके डेथ बेड के ऊपर एक वीडियो बयान उसका आता है बच्ची का, जिसमें वो क्लीन चिट देती है इन लोगों को, और उसके बाद उस बच्ची की जब डेथ होती है तो चीज़ें फिर सारी खुल के सामने आती। हालांकि इस जो 164 का बयान लिया गया है वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उन्होंने अदालत में नहीं बयान लिया, वो कहीं और आके लिया बयान। इससे पहले जो सब एक वीडियो बयान ऑलरेडी पहले उस बच्ची का था जिसमें वो ये सारी अपने साथ होने वाली ज्यादती और रुदात बयान करती है, और वो मनवन उसकी FIR भी दर्ज होती है। अब उसके बाद 164 का बयान और मजिस्ट्रेट का वहां जाके, ये बड़ी मायना खेज है, ये हमारी समझ से बाहर है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ज़हन से निकल गया था, आपने याद किया। देखिए बच्ची का जब एक मजिस्ट्रेट वहां पे आके बयान लेता है किसी प्राइवेट जगह पे, किसी हॉस्पिटल प्राइवेट के अंदर, आमिर साहब, इससे वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि यहाँ पे ताकत और पैसे के सामने
पाकिस्तान का कानून सरेंडर कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही आपने स्टार्ट में जो बोला, बिल्कुल वो ऐसे ही, ये उसी की कह ले कासी करता है ये। वहाँ पे बच्ची का बयान हुआ और उसके बाद आज तक आप देखें मुलजमान जिनके ऊपर 302 लग चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी बनती थी, आज कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ है आपका कानून? क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक गरीब ख़ानदान है, उसको आप पैसे से, दबाव से, आप अपनी मर्ज़ी का उनसे फिर बयानात लेंगे, क्योंकि मुद्दई अल्टीमेटली उसके वालिदैन, उसके वर्सा होंगे। और पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जब ताकतवर के सामने कोई गरीब मुद्दई होता है तो उसको जैसे जब मर्जी यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को हमने मैनेज करते हुए, कराची के आपके सामने बहुत सारे केसेस हैं, बड़े हाईलाइट हुए हैं वो केसेस, उनमें हमने देखा है कि मुद्दई बेचारे सरेंडर कर गए, वो कंप्रोमाइज़ कर गए। यहाँ पे ये गरीब लोग हैं, उनको पैसा भी दिया जा चुका है और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 दफ़ा उनको पैसे दिए गए हैं, उसके पेरेंट्स को उनको पैसा भी दिया जा चुका है। फिर इनकी ताकत के सामने वो लोग ठहर नहीं सकेंगे। उसके बाद ये जो हुकूमत की रेट है, ये CCD की रेट है, ये पुलिस की रेट है, मैं समझता हूँ सब सिफर है उसके सामने। जैसे फिर कानून जो है वो अपना कमज़ोर लोगों के लिए रहेगा ना, ताकतवरों के लिए तो उनकी मतलब का कानून है, जो उनके मकासद हैं वो अपने पूरे करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मोम की गुड़िया की तरह कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में उस बंदे पे लागू होता है जो बंदा इतनी सख्त नहीं रखता, जो गरीब है, जो कमज़ोर है। ताकतवर के लिए कानून जो है हमेशा सपोर्टिव रहा है। और पाकिस्तान में लोग, मैंने देखा है, मेरा ये तजर्बा रहा है कि लोग यहाँ पे मुद्दई की बजाय मुलज़म बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैनेज करना आसान होता है। और आप हमारे अदारों का भी अलमिया है, पुलिस की रिपोर्टिंग आप भी कर रहे हैं, मैंने भी की है। मैंने ये देखा है कि पुलिस हमेशा मुलज़म को सपोर्ट करती है, क्योंकि मुलज़म से उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा होगी। और मुद्दई को हमने इस मुल्क के अंदर अदालतों में भी और पुलिस के और दीगर तफ्तीशी इदारों के अंदर ख्वार होते हुए देखा है। जैसे इस केस में स्पेसिफिकली ये जो केस है इसका बच्ची का आयशा वाला, इसमें क्या आप ये चीज़ समझते हैं कि पुलिस ने जिन मुलजमान को क्लीन चिट मिली है उनको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया है? वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है आमिर साहब, वरना ये मुलजमान गिरफ्तार होते। और अब तक मैं समझता हूँ कि इनके चलान जो आधे से ज़्यादा मुरतब हो जाना चाहिए था, इनको आज तक नहीं पकड़ा गया। अच्छा, मुझे आप तो क्योंकि इस पे खासा काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं हमारे लाहौर के किसी जर्नलिस्ट को पुलिस अफसरों ने आके इस केस के ऊपर कोई वजाहत दी है या इसके केस की तफसीलात दी है? किसी मीडिया उसको नहीं दी है, किसी पर भी नहीं। जो सब ये क्या किसी पर भी नहीं देते। अब तो यहाँ पर सिर्फ एक यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। यहाँ पर इवन के ऐसे मामलात में कोई अपना मौक़िफ़ देना भी कोई अफसर जो है वो ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि अब वो उनकी तरफ से जो चीज़ वो चाहते हैं वो अपना जारी करते हैं मीडिया को, जो उनकी नहीं होती वो नहीं करते। अब इस वाले से एक छोटा सा मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक दीवान मोटर्स वाले हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो मालकान और मुंतजमीन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ठीक है, अब तक उसकी खबर मीडिया पर कहीं नजर नहीं आ रही। आज इसको तीसरा दिन है मेरे ख्याल FIR को दर्ज हुए, और जो उनके GM सर्विस हैं और मैनेजर सर्विस हैं, कुछ 7 मुलाजमीन हैं, वो 3 दिन से उठाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, अब कोई पता लगा कि शायद उनकी कोई सेटलमेंट हो गई है और वो मामला जो है वो बिल्कुल अब ठप हो गया, लेकिन कहीं ना सोशल मीडिया पर ना नेशनल मीडिया पर कहीं भी खबर नहीं, क्योंकि वो खबर निकालना नहीं चाहते, बताते नहीं है। आमिर साहब, ये बहुत बड़ी स्टोरी है और मैं तो आपसे ये दरखास्त करूंगा इस स्टोरी पर जरूर काम करें, इसको पब्लिक के सामने लेके आए, क्योंकि जो भी जुर्म हो जिसकी FIR दर्ज हो जाती है, इसका मतलब है कि वो पब्लिक के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जहां तक FIR दर्ज करने का मकसद है, वो चाहे हुकूमत का या किसी का भी कोई मकसद हो, लेकिन अगर वो उसमें बाकायदा वो गिल्टी होंगे और बात है, वरना क्या होगा कि दीवान मोटर जैसे कई अदारे, कई इन्वेस्टर वो हुकूमतों की इस किस्म की पॉलिसीज की वजह से मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये भी चले जाएंगे, 2-4 और कंपनियां चली जाएंगी इनको देख के। ये हुकूमत को इस वक्त सारा सोच समझ के ये काम करना चाहिए। और दूसरा जो जराइम के हवाले से है ना, जिस तरह मरियम नवाज साहबा ख़वातीन के हवाले से कहती हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ उनकी अवलीन ज़िम्मेदारी है, अगर ये आयशा के केस को वो एक मिसाल बना दें, यहाँ पे मुलजमान को इबरत का निशान बनाए, तो वाकई हम समझेंगे कि वो दुरुस्त कहती हैं कि बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ये सूबा महफूज हो चुका है।
बहुत शुक्रिया चोई साहब। आपने आजम चोई साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बहुत डिटेल में उन्होंने इस केस के हवाले से गुफ्तगू की। आफ्ताब बाजवा की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने इस केस के हवाले से जो कुछ कहा, इस केस को वाकई में टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर हमारे लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जिसको टेस्ट केस बनाना चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा केस जो है उसको अपना टेकअप नहीं किया जाता, उसके मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। एक बच्ची जिसकी अपनी जान चली गई, वो उसने अपनी जान दे दी, वो बेशक फाइनेंशियली तौर पर अपने जो ख़ानदान है उसको बेहतर कर गई हो, लेकिन उसकी जान जो है वो जिन लोगों की वजह से गई है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अगर जो वो ऑन और उसकी फैमिली के लोग वो वाकई में अगर इस वाक़े में मुलव्वस हैं, इस केस में उनकी कहीं ना कहीं शमूलियत पाई जाती है, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो उनको मेरिट पर ही बेगुनाह होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।